अरे मेरी प्यारी बीवी, आखिरकार हमारा ये सपना पूरा हो ही गया। मुझे तो लगा था वो बुढ़ा कभी मरेगा ही नहीं और ये प्रॉपर्टी हमें मिल ही नहीं पाएगी। पर भगवान ने देर से ही सही पर हमारे दिल की सुन ली। आखिरकार वो बुढ़ा मर ही गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो विजय। कितने सालों की तमन्ना थी हमारी ये कि ये घर कभी हम अपना कह सकें, और देखो भगवान ने सच में हमारी सुन ली। अरे सपना, मुझे तो एक बार के लिए डर ही लगता था रहता था। मैं तो दिन रात यही सोचता था कहीं इस बुढ़े के कोई दूर के रिश्तेदार वहाँ ना आ जाए अपना दावा करने के लिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी हमेशा ये डर सताता रहता था कि इस बुढ़े के कोई ना कोई रिश्तेदार तो होंगे ही जो प्रॉपर्टी में अपना दावा ठोकने आ जाएंगे। पर देखो बुढ़ा मर गया और अभी तक कोई नहीं आया है। चलो, उसकी थोड़ी बहुत सेवा पानी करने का हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अरे विजय, आंटी आई है। आंटी प्रणाम, आइए ना बैठिए। अरे बच्चों, मैं तो बस यहाँ तुम्हारा हाल पूछने आई थी। तुम्हारे बाबा की मौत के बाद तुम लोग बिल्कुल टूट गए होंगे। देखो, जिंदगी ऐसे ही चलती है, किसी के आने और जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किसी के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती है, पर घर बिल्कुल सूना सूना लगने लगा है। बाबा के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे मानो घर काटने को दौड़ता आ रहा हो। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मेरी इनकी जब मौत हुई थी ना, तो मुझे भी इस सदमे से बाहर निकलने के लिए काफ़ी समय लगा था। पर बच्चों, तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारी तो जिंदगी आगे पूरी पड़ी हुई है। तुम लोगों ने इस गम में अपनी जिंदगी को ऐसे ही उदास हुई से नहीं भरनी है। इंसान का इस धरती पर आना जाना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। इसमें हम नीचे बैठे इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं तो बस वही, इसके लिए भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। बाबा हमेशा आपकी तारीफ किया करते थे। आप हमेशा उनका बहुत ध्यान रखती थी। हाँ बच्चों, मुझे भी वो हमेशा अपने बाबा की याद दिलाते थे। इसलिए मैं उनका ख्याल रखकर ये सोच लिया करती थी कि जैसे मानो मैं अपने बाबा की सेवा कर रही हूँ। उस समय तो ये बीमार थे, इसलिए मुझे अपने बाबा के पास जाने का समय ही नहीं मिला। वो मुझसे मिला मिले चले गए। मुझे इस बात का दुख हमेशा लगा रहता था। चलो बच्चों, तुम अपना ध्यान रखो, मैं भी चलती हूँ। ठीक है आंटी, आते रहिएगा। हाँ बच्चों, बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो बच्चों, अपना बहुत ध्यान रखो। विजय, मुझे तो लगा था कि बुढ़िया बाबा के इतने करीब हैं तो उन्होंने पक्का इसे तो बता ही दिया होगा कि तुम अपने नहीं हो उनके। पर इस बुढ़िया को भी अभी तक कुछ मालूम नहीं है। अरे वाह, क्या बात है उस बुढ़े की। उसने अपने दिल का रस हमेशा दिल में ही रखा, किसी को बताया नहीं। ये तो हमारे लिए और भी फायदेमंद है। सबको लगेगा इन सारी प्रॉपर्टी के हकदार सिर्फ तुम और मैं हैं। बुढ़ा मुझे जान से ज़्यादा प्यार करता था, तभी तो देखो किसी को ये नहीं बताया कि मैं उसका अपना बेटा नहीं हूँ, जबकि उसने तो मुझे कभी गोद भी नहीं लिया। वैसे विजय, वो वकील कब आने वाला है? जल्द से जल्द ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जानी चाहिए। उसके बाद ही हम खुलकर खुशी मना पाएंगे अपनी इस जीत की। अरे अभी बाबा को मरे हुए 2 दिन ही तो हुए हैं। वैसे भी वो फैमिली वकील है, वो तो हमसे ज़्यादा दुख में डूबा हुआ होगा। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं उसे आज कॉल करके बताता हूँ कि कब तक ये कार्रवाई शुरू कर देनी है प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की। हाँ बिल्कुल, तुम उसे कॉल करो और पूछो कि वो कब आ रहा है। वकील साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? वो अपने घर वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा ध्रुव, अब जो सच है वो सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो तो सिर्फ एक बार हमारे ऑर्फनेज में आए थे कुछ दान देने के लिए। मैंने सिर्फ उन्हें तब एक बार देखा था, उसके बाद उन्हें मैंने कभी नहीं देखा। ध्रुव बेटा, पूरी सच्चाई मैं भी नहीं जानता। बस मैं तो तुम्हें वही बता रहा हूँ जो उनकी वसीयत में लिखा हुआ है। वकील साहब, पर मैं ये सब कुछ नहीं ले सकता हूँ। जिस चीज में मेरा अधिकार नहीं, उसे मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? देखिए,
उन्होंने ये क्यों मेरे नाम किया है सब कुछ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप प्लीज़, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये सब कुछ उनके घर वालों तक पहुंच जाए। ध्रुव, बेटा तुम समझ नहीं रहे हो। ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। जब तक तुम 25 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो किसी को भी। अच्छा, तो आप ही मुझे कुछ बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बेटा देखो, मैं जितना मिस्टर राणा को जानता हूँ वो बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा सकते। उन्होंने ये सब कुछ तुम्हें दिया है, इसका तो यही मतलब निकलता है कि उनसे तुम्हारा कुछ गहरा रिश्ता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सालों की पूंजी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम की है। फिर उनसे मेरा कैसा रिश्ता हो सकता है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो हमेशा से अनाथालय में पड़ा हूँ, तो फिर उनका और मेरा रिश्ता तो होना कुछ संभव ही नहीं है। जो देखो, तुम अनाथालय में रहे हो, इसका मतलब तो ये है ना कि तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में कुछ मालूम नहीं है। क्या पता मिस्टर राणा को तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ मालूम था, इसलिए शायद उन्होंने तुम्हें ये सब कुछ दिया हो। तो अब मुझे इस सच्चाई के बारे में कौन बता सकता है जिससे मुझे इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने में मदद मिले? वकील साहब, आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे कीजिए, मुझे उनकी फैमिली से मिलवा दीजिए। उनकी फैमिली ही मुझे बता सकती है कि मैं इन सब मामलों में कैसे जुड़ा हुआ हूँ। हाँ बिल्कुल, हम ये कर सकते हैं। हम उनके मुंह बोले बेटे और बहू के पास जा सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं वकील साहब, उनका कोई परिवार नहीं था क्या? आपने मुंह बोले बेटा बहू क्यों कहा? बेटा, कई सालों पहले उनके बेटा और बहू की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसमें उनका पोता भी था। उनके उसके बाद कोई परिवार नहीं रहा। बस उन्होंने एक लड़के को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया, उसकी शादी करवाई, उसको उस घर में रखा। बस उसके बाद वही दोनों उसकी जिंदगी के भाग बन गए थे। अच्छा, तो ठीक है, आप मुझे उन दोनों से ही मिलवा दीजिए। क्या पता मेरी जिंदगी की सच्चाई उन्हें पता हो कि आखिर उनके मुंह बोले बाबा ने ऐसा क्यों किया। हाँ ध्रुव, हम ये कर सकते हैं। विजय, आखिर वो वकील साहब कब आएंगे? अब तो मैं उनकी राह देख देख कर भी थक गई हूँ। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है। अब मुझे जल्द से जल्द इस घर की रानी बनना है, और ये तभी संभव होगा जब वो वकील साहब जल्द से जल्द यहाँ आएंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। अरे सपना, तुम कितनी उतावली हो रही हो। चिंता मत करो, ये सब कुछ हमारा ही है और अब हमारा ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वकील साहब ने कॉल किया था कि वो 5-10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। अब बार बार ऐसे उन्हें कॉल करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि हमें इस प्रॉपर्टी को अपना बनाने की बहुत जल्दी है। और क्या पता बाबा ने उन्हें मेरी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बता रखा हो कि मैं उनका अपना बेटा नहीं हूँ। नहीं विजय, मुझे नहीं लगता कि उस बुढ़े ने उस वकील को कुछ बताया होगा। जब उसने इतनी सेवा करने वाली बेटी समान पड़ोसन को नहीं बताया, जो हमेशा उनकी सेवा के लिए यहाँ तत्पर रहती थी, तो फिर उस वकील को क्या बताएंगे जो यहाँ कभी कभार आता था। फिर भी हमें अपनी तरफ से सावधानी रखने की ज़रूरत तो है ही ना। हाँ, कहते तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। हमें अपनी तरफ से ये दिखाना होगा कि बाबा के जाने से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इतने दुखी हैं कि हमसे तो ये दर्द सहन ही नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, हमें वैसी ही एक्टिंग करनी होगी जैसी हमने उन पड़ोसी आंटी के आने पर की थी। हाँ बिल्कुल, अच्छी एक्टिंग की थी ना। सपना, वकील साहब आ गए हैं, पीछे देखो ज़रा। आइए वकील साहब आइए। आपके कॉल आने के बाद हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, मैं समझ सकता हूँ अभी आप एक बहुत बड़े दर्द से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में मेरा यहाँ आना आपको ठीक नहीं लग रहा होगा, पर मैं भी क्या करता, मुझे तो अपना काम करना ही था। अरे नहीं नहीं वकील साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो अपना काम कर रहे हैं। आइए ना, बैठिए। जी, आप भी बैठिए ना। वैसे मैंने इस लड़के को नहीं पहचाना, ये कौन है? आपका कोई नया असिस्टेंट है क्या? इससे पहले इसको कभी आपके साथ नहीं देखा मैंने। नहीं, ये मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है विजय जी। इसके बारे में आपको मालूम चल ही जाएगा। आइए बैठकर बात करते हैं। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ।
अरे नहीं नहीं सपना जी, आपका भी यहाँ होना ज़रूरी है। आप भी यहाँ पर बैठिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आराम से बैठ जाइए बस। विजय जी, सपना जी, मैं आज यहाँ आपके बाबा की प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने मरने से पहले ही कई साल पहले अपनी वसीयत तैयार करके रखी थी। अरे वकील साहब, इन सब कामों की इतनी भी क्या जल्दी थी? हम कौन सा कहीं भागे जा रहे थे? हम भी यहीं थे और आप भी यही। पर चलिए ठीक है, आपने अपना काम करना ज़रूरी समझा। बताइए, कहाँ दस्तखत करने हैं मुझे? नहीं नहीं विजय जी, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। आपको कहीं दस्तखत नहीं करना है। बिना दस्तखत किए हुए इतनी सारी प्रॉपर्टी विजय के नाम कैसे हो सकती हैं? लगता है आप लोगों को मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आई है। ये आपके बाबा की वसीयत है। इसके हिसाब से ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, इन सब का सिर्फ आपको 1% भाग मिला है। बाकी 99% भाग राणा जी ने सारा ध्रुव के नाम कर दिया है। वकील साहब, ये कैसा भद्दा मजाक है? देखिए, हमारे बाबा अभी गए हैं, हमारे साथ ऐसा गंदा मजाक मत कीजिए। हम ऐसे मजाक करने के बिल्कुल मूड में नहीं हैं। आप ये क्या बकवास किए जा रहे हैं? और कौन है ये ध्रुव जिसकी बात आप कर रहे हैं? आप भी अच्छे से जानते हैं, उनकी ज़िंदगी में मेरे और सपना के अलावा और कोई नहीं था, और कोई भी नहीं। विजय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब। आप ये क्या बात कर रहे हैं? उनकी ज़िंदगी में उनके बेटा बहू के अलावा और कौन था? और ये ध्रुव कौन है जिसकी बात आप कर रहे हैं? देखिए, मैं आप लोगों के दिल की हालत समझ सकता हूँ, पर मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। बस मुझे उन्होंने एक पता दिया था जिसमें इस ध्रुव का नाम लिखा हुआ था, और ये प्रॉपर्टी उनके नाम थी। ये बात तो मैं बहुत पहले से जानता था। और अब आपसे मिलवाता हूँ ध्रुव से। ये लड़का जो मेरे पास बैठा हुआ है, यही है ध्रुव। आखिर ये लड़का है कौन जिसके नाम बाबा ने अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टी कर दी? ये तो उन्हें जानता भी नहीं होगा। क्यों लड़के, तुम बाबा को जानते थे क्या? तुमने ऐसा भी क्या काला जादू किया बाबा पर जो उन्होंने प्रॉपर्टी हमारे नाम करने के बजाय तुम्हारे नाम कर दी? देखिए प्लीज, आप मुझे कुछ भी मत कहिए। मैं इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आपके बाबा ने ऐसा क्यों किया, यही मालूम करने के लिए मैं खुद भी यहाँ आया हूँ। देखो तो जरा, ये लड़का कितना शरीफ बन रहा है खुद को। हमारे बाबा को बहला फुसला कर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, और यहाँ पर शराफत का नाटक करने आए हो। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से समझता हूँ, तुम लोग ऐसे ही काम करते रहते हो ना। देखिए विजय जी, ध्रुव सच कह रहा है। उसे इन सब चीज़ों के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। उसे तो खुद आज ये पता चला है कि आपके बाबा ने सारी प्रॉपर्टी ध्रुव के नाम कर दी है। पर बाबा ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा तो था नहीं कि उनकी दिमाग में कोई गड़बड़ हो गई थी कि वो अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टी अनजान लड़के के नाम कर दें। इस लड़के ने ही पक्का कुछ ना कुछ किया होगा। नहीं सपना जी, यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं। इस लड़की की कोई गलती नहीं है। ये तो खुद यहाँ जानने आया है कि आखिर आपके बाबा से इसका क्या रिश्ता था जिससे उन्होंने अपनी इतनी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। देखिए, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, आप लोगों को ही हमारी मदद करनी होगी। देखिए, मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी की मेहनत को मैं ऐसे ही नहीं रख सकता हूँ। जो चीज़ मेरी नहीं, मैं उस पर हक भी नहीं जमाना जानता। देखो तो जरा इसे, कैसा नाटक कर रहा है शराफत का। जैसे कितना दुखी होगा बेचारा, इतनी सारी प्रॉपर्टी जो मिल गई है इसे। क्यों? देखिए, एक बार आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो शायद आपको यकीन हो जाएगा कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो सच है। आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। आप बस मुझे किसी ऐसे इंसान के बारे में बता दीजिए जो आपके बाबा को बिल्कुल अच्छे से जानता हो, जिनके पास उनके सारे राज हो। देखो लड़के, अगर तुम हमारे साथ कोई नाटक करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो पहले ही बता देता हूँ, हमारे साथ ये ड्रामा करने की ज़रूरत भी मत करना। तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। देखिए, मैं आप लोगों के साथ कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी के अभी सारी प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम कर देता। पर वकील साहब ने मुझे बताया कि मैं जब तक 25 साल का नहीं हो जाता हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी किसी के साथ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। बाबा ने ये सब कुछ खुद कहा था?
अपनी वसीयत में लिखने के लिए? हाँ सपना जी, ये सारी आपके बाबा की खुद कही हुई बातें हैं। चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम्हें उस इंसान से मिलवा देते हैं जो बाबा के बारे में सब कुछ जानते थे। ऐसा कौन है विजय जी, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता? है एक मोहन काका, वो बाबा के बचपन के दोस्त हैं। वो अभी भी जिंदा हैं। उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। तो हमें कहाँ मिलेंगे? वकील साहब, मैं उनका एड्रेस आपको सेंड कर देता हूँ, आप जाकर उनसे मिल लीजिए और जो भी कुछ होगा आप प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, हम आपको सब कुछ बता देंगे। देखिए विजय जी, सपना जी, मैं जानता हूँ आप लोगों को मेरी बात पर यकीन तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं आपके बाबा की इस प्रॉपर्टी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। जब मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, तो मैं उनकी सालों की मेहनत की जमा पूंजी को कैसे रख सकता हूँ? मेरा इरादा इतना भी घटिया नहीं है। अगर मुझे पता चला कि उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी मेरे 25 साल के होने पर मैं आप लोगों के नाम कर दूंगा। चलिए वकील साहब, हमें जल्द से जल्द उन अंकल से मिलना होगा। विजय, तुमने ये क्या किया? काका के बारे में वकील साहब को और इस लड़के को बताने की क्या जरूरत थी? अगर सच में ही ये लड़का बाबा का कोई रिश्तेदार निकला तो हम तो रहे ठन गोपाल, हमें तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है सपना? 20 सालों से मैं बाबा के साथ रहा हूँ। अगर उनका कोई अपना पोता या जो ही रिश्तेदार होता तो वो क्या मुझे नहीं बताते? तुम्हें क्या लगता है बाबा ने क्या ऐसे ही बिना सोचे समझे इतनी प्रॉपर्टी इस लड़के के नाम कर दी है? कुछ ना कारण तो रहा होगा ना ये प्रॉपर्टी इस लड़के के नाम करने का। मैं तुम्हें कह रही हूँ, हम कुछ बड़ा नुकसान ना कर बैठे हैं अपना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ ऐसा हुआ ना, मैं इस लड़के पर फ्रॉड का केस जारी कर दूंगा। लगा था बूढ़ा मर गया तो बस सारी परेशानियां खत्म, ये सब कुछ हमारा। पर नहीं, ये बूढ़ा तो मरकर भी चैन नहीं दे रहा है हमें। चिंता मत करो सपना, ये बस कुछ दिनों की और परेशानी है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना, ये रिश्तेदार निकला भी ना बुढ़े का, तो बस इसका क्या है, इसको खत्म करने में कितना ही और समय लगेगा हमें। तुम ही क्या कह रहे हो? इतने साल जिस प्रॉपर्टी को अपना बनाने का इंतज़ार किया है, तुम्हें क्या लगता है उसे मैं इतनी आसानी से किसी को सौंप दूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। मैं इतनी आसानी से किसी को ये चीज़ नहीं लेने दूंगा। ये अब सब कुछ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। वकील साहब, एड्रेस तो यही बताया था, पर यहाँ पर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। दरवाज़ा खुला है, घर में कोई ना कोई तो होगा ही। जी, आपको किससे मिलना है? जी, हमें हरि मोहन जी से मिलना है। क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? आप लोगों को दादा से मिलना है? अच्छा ठीक है, आइए आप लोग मेरे साथ। लगता है ये उनकी पोती है। बेटा, देखिए आपसे कोई मिलने आया है। कौन है बेटा? मुझसे कौन मिलने आया है? ये तो आप खुद देख लीजिए। अरे बच्चों, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम कौन हो और मुझसे तुम्हें क्या काम है? हरिमोहन जी प्रणाम। हम आपके दोस्त प्रताप राणा की तरफ से आए हैं। मैं उनका वकील हूँ। क्या तुम प्रताप के वकील हो? उसे मरे हुए आज पूरे 5 दिन हो गए हैं। वो मेरे बचपन का दोस्त था। हम दोनों ने अपना बचपन और बुढ़ापा बिल्कुल एक जैसा ही बिताया। कभी कभी तो लगता था कि भगवान ने हम दोनों की ही किस्मत एक ही कलम से लिखी है, बस उसकी कलम में थोड़ी आगे स्याही खत्म हो गई। जी, आपके दोस्त एक बहुत अच्छे इंसान थे। हरिमोहन जी, हम आपसे कुछ चीज़ें जानने आए हैं। हाँ बताओ, क्या जानने आए हो तुम मुझसे? हरिमोहन जी, आप तो जानते हैं कि प्रताप जी के परिवार में सिर्फ उनके मुंह बोले बेटे और बहू थे। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक अनजान लड़के के नाम कर दी जो बचपन से अनाथालय में रहता था, जिसका नाम ध्रुव है, और ये वो लड़का है। वकील साहब,
आप ये क्या कह रहे हैं? ये लड़का जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये हमारा हमारा छोटा सा ध्रुव है। हरिमोहन जी, आप इस लड़के को पहचानते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं इसे क्यों नहीं पहचानूंगा। हाँ, शक्ल से नहीं, पर मैं जानता हूँ कि ये लड़का कौन है। सर, अगर आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, आखिर आपके दोस्त ने ऐसा क्यों किया? अपने परिवार वालों को वो प्रॉपर्टी देने की बजाय उन्होंने मुझे क्यों दी? बेटा, उसने वो प्रॉपर्टी अपने परिवार वाले को ही तो दी है, यानी कि तुम। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने जीते जी तुम्हें देख लिया। हरिमोहन जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं उनके परिवार का कैसे हो सकता हूँ? मैं तो एक अनाथ लड़का हूँ जिसने अपना पूरा बचपन अनाथालय में गुजारा। ध्रुव बेटा, जिसको तुम अनजान इंसान कह रहे हो ना, वो तुम्हारे अपने दादा थे। तुम्हारे माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में तुम्हारे जन्म के टाइम मौत हो गई थी। तुम्हारे दादा को हमेशा ये लगता था कि तुम्हारे पैदा होने के बाद ही अपशगुन हुआ है, इसलिए वो तुम्हें कभी अच्छे से स्वीकार ही नहीं कर पाए। पर वो भी ये जानते थे कि तुम उनका खून हो। तुम जानते हो जिस अनाथालय में तुम रहे हो वो किसका है? वो तुम्हारे दादा का ही है। वो हमेशा तुम्हारे ऊपर नज़र बनाए रखते थे। ध्रुव बेटा, उन्होंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं क्या? अगर वो मेरे दादा थे तो उन्होंने मेरे माँ बाप की मौत का इल्ज़ाम मुझे कैसे दे दिया? मैं एक छोटा बच्चा था, मेरी वजह से उनकी मौत कैसे हो गई? वो जब एक कार एक्सीडेंट था तो वो इसका इल्ज़ाम मुझे कैसे दे सकते हैं? मैं तो छोटा था पर वो तो बड़े थे, उनको अक्ल नहीं थी क्या? उन्होंने एक छोटे से बच्चे को अनाथालय में रख दिया और आप कहते हैं कि उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर नज़र बनाए रखी। ये कैसी नज़र थी जिसके लिए वो मेरे पास आए ही नहीं? बेटा, तू उसे माफ़ कर दे। उसे लगता था कि अगर वो तुझे रख लेगा तो तू भी उससे दूर चला जाएगा। उसे ऐसा लगता था जब भी वो किसी से प्यार करता है तो वो उसे छोड़कर चला जाता है। ध्रुव, अब तो हमें सच्चाई पता चल गई है। वो तुम्हारे दादा थे, इसीलिए उन्होंने वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की। मैं कितना अभागा हूँ। माँ बाप बचपन में ही छोड़कर चले गए। एक दादा थे, वो भी तब मिले जब वो इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी जान, मैंने तुम्हारे दादा को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम्हें अपने पास बुला ले, पर वो हमेशा डरता था कि अगर उसने तुम्हें अपने पास बुलाया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। यही डर उसने हमेशा अपने मन में बिठा के रखा, जिसके कारण तुम दोनों एक हो ही नहीं पाए। पर मैं जानता था कि तुम जिंदा हो, पर मैंने कभी तुमसे मिलने आ ही नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं तुमसे मिलने आ पाता तो मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लेता। ये बात तेरा दादा भी जानता था, इसलिए उसने मुझे कभी तुझसे मिलने ही नहीं दिया। मुझे बस तेरी मौजूदगी का पता था। बेटा, तू अपने आप को अकेला मत समझ, मैं हूँ तेरे लिए। और बेटा, रही उस प्रॉपर्टी की बात, वो सब कुछ तेरा है और तुझसे वो कोई नहीं ले सकता। दादा ने ये तो गलत किया ना। जिन लोगों ने इतने साल उनकी सेवा की, उन लोगों को वो प्रॉपर्टी ना देकर सब कुछ मुझे नहीं देना चाहिए था। आधा हिस्सा वो उन्हें भी तो दे सकते थे। मैं इतनी सब चीज़ों का क्या करूँगा? बेटा, तेरा दादा एक बहुत समझदार इंसान था, वो उन्हें ज़रूर देता, मगर वो अगर अच्छे इंसान होते तो वो इस प्रॉपर्टी का सिर्फ गलत चीज़ों के लिए फ़ायदा उठाते। वो उनकी असलियत जान चुके थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 1% भाग उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का दिया। इसका मतलब आपको सब कुछ पहले से ही मालूम था। हाँ बेटा, बिल्कुल। मैं विजय और सपना को बहुत समय से जानता हूँ। मैं उन लोगों की सच्चाई के बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। बस प्रताप उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए कभी उन लोगों को सच्चाई नहीं बताई कि उन्हें उन लोगों के मन की इच्छाओं के बारे में सब कुछ मालूम है। वो तो कब से ये सोच रहे थे कि प्रताप की कब मौत हो और सब कुछ उन्हें मिल जाए, पर भगवान ने पहले ही सब कुछ तय करके रखा था। वकील साहब, आपको क्या लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बेटा, इसमें इतना सोचना क्या है? ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे दादा का है, और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तुम्हारे दादा ने इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया है, तुम्हें उसे आगे बढ़ाना होगा, ना कि ऐसे लोगों के हाथ में देना होगा जो इसका गलत फ़ायदा उठाए। हाँ बेटा ध्रुव, वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें अपने दादा का एम्पायर आगे बढ़ाना चाहिए। सर, मुझे तो कुछ नहीं आता है। तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना।
मैं जब तक जिंदा हूँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर मैं मर भी गया ना तो मैंने तुम दोनों बच्चों के लिए इतना सब कुछ संभाल के रखा है कि तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हम दोनों बच्चे? मैं कुछ समझा नहीं। ये मेरी पोती है, इसका नाम प्रिया है। इसका भी मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस दिन तुम्हारे माँ बाबा की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी उस कार में मेरे बेटा और बहू भी थे। गाड़ी में सिर्फ तुम दोनों बच्चे बचे थे। तुम छोटे थे, शायद इसीलिए तुम्हें कोई चोट नहीं आई। इसका मतलब हम दोनों की किस्मत एक ही जैसी है। बिल्कुल ठीक बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा था कि हम दोनों को लगता था, मतलब मुझे और तुम्हारे दादा को, कि भगवान ने हम दोनों की किस्मत एक ही कलम से लिखी है। हमने तो बचपन में ही तुम दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया था। सोचा था तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे तो तुम दोनों की शादी हम खुद करवाएंगे, पर तुम्हारे दादा ने तो रिश्ता आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दादा ने जो काम आधे रास्ते में छोड़े हैं ना, मैं उन सबको पूरा करूँगा। अभी मैं आपको शादी का वादा तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं अभी खुद भी बहुत छोटा हूँ, पर हाँ, इस बात की वादा ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं आपकी पोती का पूरा ध्यान रखूँगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। चलो ध्रुव, अब हमें ये खबर तुम्हारे सौतेले भाई भाभी को भी तो देनी होगी। चलिए वकील साहब। वकील साहब, आप लोगों को क्या हम इतने बेवकूफ़ लगते हैं कि आप हमें कोई भी फिल्म की कहानी सुनाएंगे और हम आंख बंद करके आप लोगों के ऊपर भरोसा कर लेंगे? क्यों? देखिए विजय जी, भरोसा करना ना करना आपके ऊपर है। हमने तो बस आपको वही सब कुछ बताया है जो सच्चाई है। क्या? बस बहुत हो गया। हम आप लोगों से जितनी शराफत से बात कर रहे हैं उतने ही आप हमारे सर पर चढ़े जा रहे हैं। ये क्या ड्रामा लगा रखा है आप लोगों ने? हम आप लोगों की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए कंप्लेन। उसके बाद फिर हमें पुलिस इंस्पेक्टर साहब को कंपनी के रिकॉर्ड भी दिखाने होंगे। आपने जो कंपनी में घोटाले किए हैं उन बात का सारा रिकॉर्ड है कंपनी के डाटा में। देखिए विजय जी, सपना जी, आप मेरे कौन लगते हैं मुझे नहीं पता, पर आप लोगों ने मेरे दादा का इतने सालों तक ख्याल रखा, इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोग इस घर में रह सकते हैं। तुम आखिर होते कौन हो हमें इस घर में रहने की इजाज़त देने वाले? तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि ये घर पहले से ही हमारा है? ये सब कुछ हमारा है, तुम यहाँ पर आए हो। देखिए, ये सब कुछ मेरे दादाजी का था। इस सच्चाई को आप जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। मुझे आप लोगों को यहाँ से बाहर निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग अगर अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो आप लोग यहाँ रह सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ नहीं रहना है तो बाहर जाने का रास्ता तो आप लोगों को मालूम ही होगा। चलिए वकील साहब, आप मुझे आगे का काम समझा दीजिए कि मुझे क्या क्या करना है। विजय, तुम मुझे कहो कि ये कोई सपना है जिससे मैं नींद में देख रही हूँ? ये सब कुछ हमारे साथ कैसे हो सकता है? हमने इतने सालों से इस दिन का इंतज़ार किया था और जब ये दिन आया तो भगवान हमें ये सब कुछ दिखा रहा है। प्लीज़ तुम कहो कि ये कोई सपना है और मुझे उठने को कहो। ये कोई सपना नहीं है, ये सारी सच्चाई है। बुढ़ा तो साला बहुत चालाक निकला। उसने अपने पोते को हमसे इतने सालों तक छुपा के रखा। जब उसका एक पोता था तो इतने सालों तक उसे अपने पोते को छुपाने की ज़रूरत क्या थी? हमें बेकार में ही इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए बूढ़े ने। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हें क्या लगता है हमें इस घर में रहना चाहिए या यहाँ से चले जाना चाहिए? विजय, होश में बातें करो। हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? और जब अब इस अमीरी की आदत पड़ गई है ना तो अब तो हम कहीं ऐसे जा भी नहीं सकते। अरे ठीक है, ये इतना छोटा लड़का हमारा बिगाड़ भी क्या लेगा? हम वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। तुम प्रॉपर्टी में 1% के तो हकदार हो ही ना। तुम कंपनी में वैसे ही घोटाले करते रहना जैसे पहले करते रहे थे। हम उससे ही अमीर बन जाएंगे और जिस दिन हम अमीर बन गए ना उस दिन हम इस छोटे से लड़के को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ध्रुव, तुमने अभी इन 2 चालाक लोगों को चुप तो करवा दिया है, पर तुम्हें अपना यहाँ बहुत ध्यान रखना होगा। मैं तुम्हें हमेशा बचाने नहीं आ पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए वकील साहब, बाहर की दुनिया में मैं इतना तो सीख ही गया हूँ कि अपना बचाव मुझे बुरे लोगों से कैसा करना है। शायद इसीलिए तुम्हारे दादा ने तुम्हारा
हाथ पकड़ डाली ही, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो वो हमेशा तुम्हें एक सहारा देते रहेंगे। तुम्हें खुली दुनिया में छोड़ना उनका शायद आज के ही दिन के लिए ही तुम्हें सबक सिखाना था। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही है। मुझे वो इन दिनों के लिए तैयार कर रहे थे। चलो ध्रुव, अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। जी वकील साहब। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।